श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिताली चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि शकुंतला देवी ने ये सभी चीजें अपने बेटी को सिखाई थी, तो फिर उसने कैसे सिखाई? यही तो बात मैंने आपसे कही। ये जो अनुपमा बैनर्जी है, शकुंतला देवी की बेटी, ये थोड़ी प्रामाणिक मोड वाली लड़की मुझे दिखती है, जो शायद अपनी मां के ठगी के साथ में सहमत नहीं थी। उसको बचपन में ट्रेन किया गया और ये हमें पिक्चर में दिखता है। उसका जो बहुत बड़ा घर होता है यूरोप में, शायद लंदन में या और कहीं, उस घर में एक विजिटर आता है। विजिटर आने के बाद में शकुंतला देवी आग्रह से पूछने को लगाती है अपने बेटी को कि कुछ आप पूछो, और कुछ पूछो पूछो कहने के बाद में वो विजिटर पहले तैयार नहीं होता है, लेकिन बाद में तैयार होता है और बाद में पूछता है, और तब वो 409 का स्क्वायर पूछता है और बेटी ये जवाब उनको देती है। ये जवाब देते वक्त कैसे किया, ये हमको वहां पर दिखाया जाता है। मुझे लगता है ये अनुपमा बैनर्जी के प्रामाणिक मूड का एक उदाहरण है। तो उनको ये टेक्निक सिखाए गए थे। शकुंतला देवी कहती है कि मेरी बेटी और मैं एक टीम है, ऐसा मैं मानती थी, इसीलिए उसको स्कूल में नहीं डालना चाहते थे, उसको ये सब सिखाना चाहते थे, लेकिन शायद अनुपमा बैनर्जी ये सब करना नहीं चाहती थी। बचपन में तो उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं होते थे, माँ के साथ में उसको रहना है, जबरदस्ती रहना है, पति से जबरदस्ती खींचकर वो लेके आई थी, उसके साथ घूम रही थी, गांव गांव घूम रही थी, देश देश घूम रही थी, तब शायद वो सीख भी रही थी। और तब वो सीख रही थी, इसके बावजूद उसने उसके डेमो के प्रोग्राम्स नहीं किए, कम से कम हमने सुना भी नहीं, कभी कभी पढ़ा भी नहीं, और पिक्चर में भी एक डेमो बताया है, बाकी तो कभी बताया नहीं कि माँ भी कर रही है और बेटी भी कर रही है, ऐसा कहीं बताया। और ये पूरी की पूरी पिक्चर तो अनुपमा बैनर्जी के आंखों से जैसे उसने शकुंतला देवी देखी वैसे बताया। अब कोई भी माँ अपने, कोई भी बेटी अपने माँ के ठगी के बारे में तो बोलेगी, लेकिन फिर भी हम अनुपमा बैनर्जी को 100% मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये दैवी शक्ति का ऑरा ये पिक्चर के जरिए निर्माण किया। जितना शकुंतला देवी का ऑरा था, उससे बहुत बड़ा ऑरा इस पिक्चर के कारण निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसमें विद्या बालन भी सम्मिलित है। विद्या बालन बड़ी अदाकारा, बड़ी अदाकारा होने के कारण ये पिक्चर बड़े पैमाने पर देखी जाएगी और लोगों के मन में इंप्रेशन होगा कि शकुंतला देवी को दैवी शक्ति से, गॉड गिफ्ट से ये सब चीजें आती थी, और उसी ढंग से बताया गया है पूरा। यानी जाने अनजाने में अनुपमा बैनर्जी भी इस ठगी का हिस्सा बनी है और विद्या बालन भी इस ठगी का हिस्सा बनी, चाहे विद्या बालन का उद्देश्य हो ना हो, वो भी इस ठगी का हिस्सा बनी। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो इस ढंग की चीजें ढूंढता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के इजी वेज ढूंढता है, केवल ढूंढता नहीं, लोगों को, दुनिया को बताता है। केवल दुनिया को बताता नहीं तो एक स्कूल निकालता है, स्कूल निकालकर बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चों को पढ़ाने के बाद में बच्चों के मन से, यानी स्कूल के बच्चों के मन से डर हट जाता है मैथमेटिक्स का, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो ज्यादा अच्छे इंजीनियर और ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, पूरे एक देश को उसका फायदा मिलता है। स्विट्जरलैंड,
जबकि उसका वो खुद का देश नहीं, वो तो रशियन था। अब हमारे यहाँ शकुंतला देवी उन्हीं टेक्निक्स का उपयोग करती है, ऑरा क्रिएट करती है देवी का अपने आसपास, लोगों को ठगते ठगते पैसा इकट्ठा करती। ये दोनों में फर्क है। और जाने अनजाने में अनुपमा बैनर्जी ने किसी को ठगा नहीं, इसके बावजूद वो इस ठगी का हिस्सा इस पिक्चर के कारण बन गई, क्योंकि पिक्चर में ये बात वैसी की वैसी कायम रखी। शकुंतला देवी को कई बार ये सवाल पिक्चर में पूछा जाता है, तुमको कैसे आता है? हर समय वो एक तो जवाब टाल देती है, या फिर कहती है ये गॉड गिफ्ट है, अपने आप आता है। उसके बाहर में जो इंटरव्यूज है उसमें भी क्या कहा, मैं कल विस्तार से इसके बारे में बोलने वाला हूं, इसलिए इतना ही यहां कहता हूं, केवल ज्योतिष ठगी नहीं थे, ये गणित के प्रोग्राम्स भी ठगी का हिस्सा थे। कोई जादूगर अगर सफाई से कोई प्रयोग करता है, मैजिशियन प्रयोग करता है, वो कहता है मैं दैवी शक्ति से करता हूं, तो वो ठगी होती। ये मैजिशियंस क्लब का नियम ही है। ये आपके हाथ की सफाई है, ये आपको कहना है, ये आपने स्किल्स प्राप्त की है, टेक्निक्स है, ऐसा कहना है। ये दैवी शक्ति से मुझे आता है, मंत्र तंत्र से मुझे आता है, ये कहते हो, तो इसका मतलब ही ये ठगी। तो ये ठगी है, ऐसा मेरा कहना है, और कल मैं इसके सभी प्रूफ्स आपके सामने रखने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ क्षितिज, नेक्स्ट। शकुंतला देवी ने ये सारे ट्रिक सीखना किस एज से शुरू किया होगा, और किसने उसे सिखाया? आपने लिया होगा, पर फिर से एक बार पूछ रहे हैं। और ये सवाल पूछा है शीतल माने जी ने, और वैसा ही उससे रिलेटेड सवाल है यहाँ पे कि क्या शकुंतला जैसा मैथ हम भी सीख सकते हैं? और ये है सवाल नितिन बहिरम इनका। शीतल नितिन माने और नितिन बहिरम। नितिन बहिरम। हाँ, शीतल माने और नितिन बहिरम, इन्होंने सवाल पूछा है। सवाल आपने सुना ही होगा, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं, कि ये जो ट्रिक्स है तो किस उम्र से सीखी होगी। सीधी सी बात है, अगर बचपन से वो प्रयोग करते थे, स्कूल में प्रयोग करते थे, तो उसके पिताजी ने या उसका भाई या कोई रिश्तेदार है, उसने सिखाई होगी ये ट्रिक्स। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर ऐसे शॉर्ट टेक्निक्स पहले से मालूम है काफी लोगों को। शकुंतला देवी के कारण ही जो मैंने अभ्यास किया, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे ढूंढना था कि शकुंतला देवी ये कैसे करती है, किसी को पता नहीं था। और फिर मैंने जो मेहनत की, मेरे संगठन के लोगों को जो मेहनत करनी पड़ी, उसमें से हमने इसका सवाल ढूंढा, जिसका जवाब मैं विस्तार से कल देने वाला हूं। तो किसी को तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये ट्रिक्स क्या है, तो लोगों ने मेरे पास 50 एक किताबें भेज दी थी। अब मैं मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, इंटर साइंस तक मैंने मैथमेटिक्स सीखा है। ये इंटर साइंस का मतलब आपको समझता नहीं होगा, उसके बाद में हमको मेडिकल में एडमिशन मिलती थी, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलती थी, तब तक मैंने सीखा है। तो नेचुरली मुझे गणित का बेसिक्स तो थे। तो ये कई प्रकार के, जिसको वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, रशियन मैथमेटिक्स कहते हैं, ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स का एक तरीका है, हैरी लॉरेन के मेमोरी टेक्निक्स है, ये अलग अलग टेक्निक्स पहले से दुनिया में घूम रहे थे। इनके पिताजी शकुंतला देवी के सर्कस में भी काम करते थे। पुजारी का काम कर कर बहुत कुछ कमाई नहीं होती है, शायद उनको लगा होगा, तो उन्होंने किसी से तो भी, तब मामूली हो गए, कुछ टेक्निक्स उन्होंने प्राप्त किए हो और अपने बेटी को सिखाया हो।
केवल ये संभव है, दूसरी कोई संभावना इसमें नहीं है। ये जो बात है 5 साल की थी और उसने क्यूबिक रूट बता दिया, 256 धड़ से जवाब दे दिया, ये बात तो झूठी है। मैं यहाँ बैठे-बैठे कह सकता हूँ कि ये बात झूठी है। कई बाबाओं के और जिनको मैंने एक्सपोज़ किया, कई देवियों को जिनको मैंने एक्सपोज़ किया, उनके चरित्र में ऐसी भरमार कथाएँ मैं आपको बता सकता हूँ आज भी। तो ये कथाएँ हैं, लेकिन इसके डेमोज़ उनके पिताजी करवाते थे, ये बात सही हो सकती है, कुछ टेक्निक्स उनको सिखाए। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि क्या हम सीख सकते हैं? भाई हम सभी सीख सकते हैं। पीटी उषा अगर दौड़ सकती है, तो मैं भी दौड़ सकता हूँ, आप भी दौड़ सकते हैं। आप में से हर व्यक्ति दौड़ सकता है। फर्क इतना ही है कि पीटी उषा जितने तेजी से दौड़ती है, शायद हम उतने तेजी से नहीं दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेंगे। उसके पीछे रहेंगे, बहुत पीछे रहेंगे, लेकिन दौड़ेंगे। रात दिन बचपन से जिसने एक ही काम किया, ये गणित की ट्रिक्स को आत्मसात किया, उस शकुंतला देवी का स्पीड ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सभी ट्रिक्स हम सीख सकते हैं। जब मैंने इन चीजों को मास्टर किया था, ये शकुंतला देवी के कारण ही जो चीजें मैं ढूंढ रहा था, उसका जवाब तो मुझे तुरंत मिल गया था, 1 माह के अंदर। हमने कुछ इंजीनियरिंग के लड़कों को, जिन्होंने थोड़ा सा हिंट दी थी कि ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ एमएससी के लड़के थे मैथमेटिक्स के, कुछ इंजीनियरिंग के लड़के थे, उन्हीं को हमने 3-4 लड़कों को ट्रेन किया। पत्रकारों के आगे ये कर कर बताया, मैंने नहीं खुद ट्रेन किया, क्योंकि तो उस समय 1985 में मेरे पास समय ही नहीं था। 1.5 2 साल के प्रोग्राम्स पहले से बुक होते थे, 26 दिन के प्रोग्राम्स होते थे, 4 दिन केवल छुट्टी को मिलते थे, वो भी सोने के लिए भी समय कम पड़ जाता था। इसलिए तब तो मैं समय नहीं निकाल पाता था। इसलिए हमने कुछ स्टूडेंट्स को उनको पढ़कर ट्रेन करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने मेहनत ली, वो डेमो पत्रकारों को कर कर बताया, और कम से कम ये दैवी शक्ति नहीं है, ये टेक्निक्स है, इतना आप सिद्ध कर कर तब रुक गए थे। बाद में जब मुझे समय मिला, तब मैंने समय निकालकर इसमें से कुछ टेक्निक्स, यानी ये टेक्निक नहीं, शकुंतला देवी के कैलकुलेशन वाले टेक्निक नहीं, मेमोरी टेक्निक्स डेवलप किए। और जब मैंने 90 से मुंबई से आकर, मैं 91 में मुंबई में शिफ्ट हुआ, 91 से मैंने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, उसमें मेमोरी टेक्निक सिखाना शुरू किया, और मेमोरी टेक्निक से स्वतंत्र वर्कशॉप 6-6 दिन के लेना शुरू कर दिया, जिसका फायदा काफी लोगों को बाद में मिला। तो वो टेक्निक्स मैंने मास्टर किए थे, जिसमें डेट्स का भी था, और वो सब सिखाता था। लेकिन ये पूरे 100 साल के, 200 साल के डेट्स याद रखना, मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखता, उसको महत्व भी नहीं देता। जो अभ्यास के लिए आवश्यक है, अभ्यास के लिए महत्व के है, स्टडी में आपको उसका फायदा मिलता है, वो टेक्निक्स मैं सिखाते गया। और कई यूपीएससी, एमपीएससी के लड़कों ने लिख कर रखा है कि श्याम मानव का क्लास करने के बाद में हम इजीली, यानी पहले जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था पास करना, वो आसान हो गया। ये टेक्निक्स आपको आसान करते हैं, मेहनत कम करनी पड़ती है ऐसा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये जो टेक्निक्स है कैलकुलेशन के, ये पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता से डेवलप करने होते हैं, जिसका कुछ प्रमाण मैं आपको कल बताने वाला हूं। किताब की भी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी देने वाला हूं। आप में से हर व्यक्ति सीख पाएगा। और मेरे कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि सर आप क्यों नहीं सिखाते, आप बहुत आसानी से सिखाते हो, बड़े आसानी से सीखना पॉसिबल होता है, आपने तो पहले भी हमको किताबें बताई थी, वो किताबें पढ़कर करना आपके लिए संभव हुआ, हम सब लोगों के लिए जरा डिफिकल्ट होता है। मैं अपने आप को अच्छा शिक्षक मानता हूँ, लोग भी मुझे अच्छा शिक्षक मानते हैं। तो ये जो शकुंतला देवी के कैलकुलेशन के टेक्निक्स है, वो भी उसका मैं वर्कशॉप दूंगा, वो भी टेक्निक सिखाऊंगा। ये 1-2 दिन में नहीं सिखाया जा सकता।
जो आसान टेक्निक्स है, शुरुआती टेक्निक्स है, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और केवल आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा कि मैं भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास आपको आएगा। ऐसे कुछ टेक्निक्स कल मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसकी एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है। जैसे निमोनिक्स, स्मरण शक्ति सुधार तंत्र, उसका भाषांतर मैं करता हूं। इसकी एक पूरी की पूरी टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है, सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है। और एक बार आपने ये सिस्टम डेवलप की कि आप दुनिया की कोई भी चीज याद रख सकते हो और 100% करेक्टली याद रख सकते हो, 99.99% करेक्टली याद रख सकते हो। ये सिस्टम की खासियत है। वैसे ही ये कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, रूट्स निकालना, स्क्वायर्स करना, इसकी भी एक सिस्टम है। वो आपकी सीखनी पड़ती है, आत्मसात करनी पड़ती है, उसको आपको एक आध माह देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किताब के जरिए भी आप मेहनत कर सकते हो, और जब मुझे अवसर मिलेगा तो उसका एक वर्कशॉप भी मैं लूंगा, उसमें भी आप शरीक होकर ये आप सीख सकते हो। नेक्स्ट। बहुत से लोग कोविड रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, तो उस पे जो अपना शेड्यूल है वो अगर आप बता दें थोड़ा तो अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग कोविड के बारे में सवाल पूछेंगे। इतनी बड़ी आपदा हमारे देश में आई, नहीं सारे दुनिया में आई, और कोविड-19 की आपदा सारी दुनिया में पहली बार ऐसी आई। यानी पेंडेमिक पहली बार दुनिया में आया ऐसा नहीं है। 100 साल पहले भी आया था, करीबन 1.5 करोड़ लोग भारत में, बंगाल के एरिया में मर चुके थे। फ्लू कहते हैं उसको अलग-अलग ढंग का। लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर फैला नहीं था। 100 साल पहले फैलना संभव ही नहीं था, क्योंकि उन दिनों में जो जागतिक प्रवास होता था, पूरे दुनिया का प्रवास होता था, वो जहाजों के, यानी पानी के जहाज के जरिए होता था, और ये जहाज एक से दूसरे देश में कई दिन लेते थे जाने के लिए। तो इसलिए उनका ये पेंडेमिक का या फिर एपिडेमिक का फैलाव इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। आज कोविड-19 इस दशा में हमें प्राप्त हुआ कि वो पूरे दुनिया में फैल गया, क्योंकि कुछ ही घंटे में विमान से एक जगह से दूसरे जगह पर लोग जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी आपदा है। इसके बारे में हर एक के मन में सवाल होना स्वाभाविक है। इन सवालों का जवाब मैंने देना चाहिए, इसके बारे में मैंने बोलना चाहिए, सभी का आग्रह रहा है। लेकिन इतने दिनों तक, आज नहीं कल, ये सोच कर इतनी बड़ी गैप हुई है, और आज आपके पास में कोविड-19 की बहुत जानकारी है, सभी छोरों से आई है, और अच्छे स्रोतों से भी, जिसको हम साइंटिफिक स्रोत कहते हैं, उसके जरिए भी बहुत जानकारी आपके पास है। इसके बावजूद कोविड-19 पर 2 सेशन मैं अगले हफ्ते ले रहा हूं। मुझे मालूम है ये बहुत आवश्यक विषय है, हम सभी के लिए आवश्यक है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे फैलते गया, भारत के सरकारों ने जो भूमिका ली वो योग्य थी, नहीं थी, इसके परिणाम आम इंसान के जीवन पर क्या होने वाले हैं, आगे चलकर भविष्य में हमारे बारे में क्या परिणाम इसके हुए होने वाले हैं, हमको भुगतना पड़ने वाले हैं, इसके अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम होने वाले हैं, हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर क्या परिणाम होने वाले हैं, ये सभी सवाल हमारे सबके मन में हैं। और इन सब सवालों के जो जवाब मुझे समझ में आते हैं, जो जानकारी आज पूरे दुनिया में उपलब्ध है, उसके आधार पर पूरे 2 सेशन में आपके सामने अगले हफ्ते ले रहा हूं। हालांकि मेरे टीम का आग्रह था कि इसी हफ्ते में ये लेना चाहिए, अभी लेना चाहिए,
लेकिन शकुंतला देवी ये हॉट सब्जेक्ट है, अभी का सब्जेक्ट है, और मेरे अलावा कोई लेने की गुंजाइश ही नहीं है। मेरे अलावा कोई इसी को हाथ भी नहीं लगा सकता है। मैं या मेरे संगठन के लोग ही ये कर सकते हैं। तो नेचुरली पहला हिस्सा मैंने वो लिया, कल भी वो विषय होगा, और अगले हफ्ते का शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, शायद शुक्रवार, शनिवार। इन दिनों में कोविड-19 पर मैं विस्तार से आपके साथ में बात करूंगा। तो मुझे लगता है कोविड के बारे में सवाल आने ही वाले थे, मैं जानता था, अपेक्षित है, आवश्यक भी है, आपके और मेरे दोनों के जीवन में वो बहुत आवश्यक चीज है। तो उसको हम टैकल करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। हाँ, और कोई सवाल? शकुंतला जी का क्या सच में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ये सवाल सागर शिंदे इन्होंने पूछा है। और उससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि अगर उतना ह्यूमन कंप्यूटर बोलते थे, फेमस मैथमेटिशियन थी, तो उन्हें कोई दूसरा साइंटिफिक अवार्ड क्यों नहीं मिला? धम्मदीप वाघमारे इनका सवाल है। पहला सवाल सागर शिंदे, दूसरा धम्मदीप वाघमारे। सागर शिंदे और धम्मदीप वाघमारे इनका सवाल है। दोनों सवाल आपने सुने हैं। क्या सही में इनका रिकॉर्ड है? हाँ, है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसकी रजिस्ट्री हुई है। उसके बारे में विस्तार से मैं तफसील कल देने वाला हूं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 28 सेकंड में इन्होंने ये किया, लेकिन इन्होंने 13 नंबरी संख्या इंटू 13 नंबरी संख्या, इसका मल्टीप्लिकेशन 28 सेकंड में जवाब दिया। लेकिन उस रिकॉर्ड में पहला नाम इनका नहीं, पहला नाम और किसी व्यक्ति का है, जिसको मैं विस्तार से कल आपके सामने रखने वाला हूं, जिन्होंने अंडर रूट का जवाब दिया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसी में पहला नाम दूसरे व्यक्ति का है और सेकंड नाम इनका है। वहां पर इन्होंने कंप्यूटर से फास्ट किया है वगैरह ऐसा कुछ उल्लेख नहीं। कंप्यूटर से फास्ट कहना ये बात ही गलत है। कोई भी कंप्यूटर से फास्ट नहीं कर सकता है। अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक नंबर और शकुंतला देवी उसका जवाब बोल रही है या फिर लिख रही है, तब आप कैलकुलेटर में वो डालना शुरू करते हो और उसका जवाब आने तक आपके कैलकुलेटर का जवाब आता है, इसमें फर्क हो सकता है। क्योंकि ये आंकड़े जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, नंबर्स, वो देखकर आप फीड करने में जो समय गंवाते हो, वो तो समय शकुंतला देवी नहीं गंवाती ना, वो तो पहले ही उसको दिख जाते। तो इसलिए वो फास्टेस्ट करती है ऐसा कहना गलत है। ये जो जिसके टेक्निक्स के आधार पर ये सब खड़ा हो सकता है, ये सभी कैलकुलेशन जो शकुंतला देवी करती है वो करना संभव है। कौन कौन से कैलकुलेशन किस किस के आधार पर करना संभव है, किसने ये टेक्निक इजाद किया, इसके डिटेल्स में कल आपके सामने रखने वाला हूं। तो इसी के आधार पर ये ट्रेचनबर्ग का जो मैंने आपके सामने नाम लिया, उनके स्कूल के छात्रों के प्रयोग हुए और इन्होंने कंप्यूटर को, उस जमाने के कंप्यूटर को जितना समय लगता था उससे भी फास्ट उसके जवाब दिए। लेकिन किताब में लिखा है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये बच्चे जीनियस थे, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर से कम समय में ये किया। ये बच्चे उस टेक्निक्स में पारंगत थे जो टेक्निक्स कम समय में आपको जवाब देते। इसका इतना ही मतलब, ये बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, ये भी उन्होंने लिखा, तो ये कोई भी कर सकता है। रहा सवाल साइंस का, तो शकुंतला देवी को 1985 में एमएससी के और इंजीनियरिंग के कुछ छात्र मिलने गए थे
और उन्होंने ही मुझको आकर कहा कि उसको गणित का कुछ भी आता नहीं, गणित का कुछ भी आता नहीं शकुंतला देवी को, ये उन्होंने कहा। केवल कहा नहीं तो उन्हीं बच्चों ने मुझे ध्यान में लाकर दिया था कि ऐसे कोई टेक्निक्स है। एक एमएससी का छात्र था, उसने कहा था कि मेरे प्राध्यापक ने ऐसा कहा था कि ऐसे कुछ टेक्निक्स है। एक दो टेक्निक्स उन्होंने मुझे बताए भी थे, लेकिन ये टेक्निक्स कहाँ मिलते हैं ये मैं ढूंढना चाहता हूँ। और उस जमाने में आज जैसा इंटरनेट नहीं था 85 में हमारे पास। मुझे ये ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा, 85 तक कम से कम मैं 10 एक यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान के लिए गया था। और मेरी उन दिनों में आदत होती थी कि हर क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके एड्रेस में लेकर रखता था, उनसे अच्छी मैत्री करता था, दोस्ती करता था, उनमें से कुछ लोगों के साथ में खाना खाने का अवसर निकालता था ताकि अच्छी गहरी मित्रता हो जाए। और जब मुझे ये ढूंढने की आवश्यकता पड़ी तो ये 10 यूनिवर्सिटीज में जो गया था, उसके बाद में और 40 एक यूनिवर्सिटी में बाद में गया, लेकिन तब 10 यूनिवर्सिटीज में गया था। ये 10 यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्षेत्र के जितने भी यानी एक्सपर्ट लोग थे, उन सबसे मैंने संपर्क किया और उनके जरिए मेरे पास 50 एक किताबें आकर पड़ी, जिसमें ज्यादातर मेमोरी टेक्निक्स की किताबें थी। वैदिक मैथमेटिक्स की थी, रशियन मैथमेटिक्स की थी, जापानीज टेक्निक्स की थी। मेमोरी टेक्निक्स की सबसे ज्यादा थी। और उसी में एक छोटी सी किताब आई थी, ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। अब मुझे 50 किताबें ढूंढनी पड़ी, संभालनी पड़ी, देखनी पड़ी, उसके अंदर जाना पड़ा। और फिर ध्यान में आया कि ये ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स है, जो फिर मैंने इस इंजीनियरिंग और ये एमएससी के लड़कों को दिया। उनको ये फॉर्मूलेज डेवलप करने को लगा, उन्हें नहीं किए, पढ़ पढ़ कर किए, और फिर वो डेमो थी। तो इसलिए इसका साइंस से कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको साइंस की कोई विशेष पारितोषिक या कुछ मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन पता नहीं मिल भी जाता। साइंटिस्ट लोग बेचारे बहुत सीधे साधे सरल होते हैं। ये गणपति की बात जो मैं कह रहा था, दूध पीते हैं, उस वक्त कितना लोगों ने टीवी पर वो कैपिलरी एक्शन की बात कही। ये गधेपन की बात थी। कैपिलरी एक्शन से हजारों लोग दूध पिला रहे, कैसे जाएगा? एक एक हम बंबई में है, मुंबई में है, अब का मुंबई तब का बंबई। ये मुंबई में ही एक एक मंदिर के आगे 2-2, 3-3 हजार की लाइनें थी। हर व्यक्ति एक चम्मच भी दूध पिलाएगा तो इतना दूध कैपिलरी एक्शन से कैसे जाएगा, और संगमरमरी पत्थर पर कैसे जाएगा? लेकिन जवाब दे रहे हैं कैपिलरी एक्शन है। तो ये साइंटिस्ट के गधे जवाबों से भी हमारी बहुत आफत हो जाती है। तो ऐसे कुछ गधे साइंटिस्ट हो सकते हैं। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक स्वामी विद्यानंद नाम का बाबा था, जो मेरा भी एक जमाने में बाबा था। वर्धा से बाकी लोगों ने भगाया था। तब तो मैं बहुत बाबाओं पर, उन चमत्कारों पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो फिर मुंबई में आकर बैठे। और जब मैंने 1982 में ये काम शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो मुंबई में है, क्योंकि मेरे पिताजी उसके संपर्क में थे, इसलिए मुझे पता चल गया। मेरे पिताजी एक जमाने में उनके भक्त थे। मैं उनसे मिलने गया। उन दिनों में मेरा चेहरा इतना परिचित नहीं था। टीवी के कुछ प्रोग्राम होते थे, लेकिन टीवी के प्रोग्राम दूरदर्शन में उस जिस ढंग से दिखता था तो नजदीक से कोई पहचान पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। इसलिए मैं पत्रकार कर मुंबई में उनसे मिलने गया। अब उन्होंने मुझे देखा था, वो कॉलेज के दिनों में देखा था, यानी 1971-72 में देखा था। अब मुझे एकदम से 84 में देख रहे हैं। नहीं सॉरी, 83 की बात है, क्योंकि तब स्त्री नाम का, सॉरी श्री SHREE
एक मराठी में बहुत बड़ा साप्ताहिक होता था, वीकली होता था। उसमें एक स्टोरी छप के आई थी, आम्ही छापलेत आत्म्याचे फोटो, जगातील पहिलं परामानसशास्त्रातलं संशोधन। हमने आत्मा के फोटो छापे हैं, दुनिया का पैरासाइकोलॉजी इस क्षेत्र का पहला संशोधन। और ये स्टोरी स्त्री का एक गुजराती भी प्रकरण निकलता था, मराठी में श्री और गुजराती में कुछ तो भी था। और तभी फरवरी 1983 में मेरा पूरा गुजरात में दौरा हुआ और लोग मुझे बता रहे, निकाल निकाल कर बता रहे कि आत्मा का संशोधन हुआ, तुम्हें कुछ तो भी करना चाहिए। और इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए गया था। उसमें इस बाबा का नाम मुझे मिला क्योंकि उसी की प्रेरणा से, उसकी उपस्थिति में ये सब हुआ था। तो मैं उससे मिलने को गया था। तो मैंने इस संशोधन के बारे में पूछा, मेरा नाम बताया नहीं, उन्होंने भी पूछा नहीं। मेरे साथ में जो दूसरे पत्रकार मित्र थे उनका नाम बताया था, मेरा नाम बताने की आवश्यकता पड़े नहीं, ऐसी हमने व्यवस्था की थी। तो इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। और वो विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद मुझसे कहते हैं कि हमने जयंत नारळीकर को लेटर लिखा। जयंत नारळीकर कौन है? बहुत बड़े भारत के साइंटिस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वो पहले काम करते थे। बहुत बड़े खगोल तज्ञ हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। उनकी एक स्वतंत्र संस्था पुणे में, आयुका या समथिंग उनका नाम है, वो संस्था उन्होंने निर्माण की है। बहुत बड़े भारत के जाने माने साइंटिस्ट है, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक सलाहकार भी रह चुके। तो उनको लेटर इन्होंने लिखा। तो ये स्वामी विद्यानंद जी बता रहे थे कि तुम्हारे साइंटिस्ट लोग कैसे गधे हैं, देखो। हमने बोला कि ये परामानस शास्त्र के क्षेत्र का, पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र का पहला संशोधन है, आप देखने को आओ। तो जयंत नारळीकर लिखते हैं कि ये जो बातें होती है वो जांचना हम साइंटिस्ट के लिए संभव नहीं होता है। आप अगर इन चीजों को जांचना सही में चाहते हो तो मेरे जैसे साइंटिस्ट के साथ में अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता, और उन दिनों में मैं ही काम करता था, दाभोलकर नाम की कोई चीज इस क्षेत्र में काम करना उन्होंने शुरू नहीं किया था। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता और मैजिशियन भी इसमें चाहिए, तब जाकर इसकी सच्चाई सही माने में उजागर हो सकती। और ये स्वामी विद्यानंद जयंत नारळीकर जी को बहुत गाली दे रहे थे, क्या साइंटिस्ट है, उनको मैं साइंटिस्ट बुला रहा हूं तो बोल रहे मैजिशियन को बुलाओ, साथ में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं को बुलाओ, इनको क्या समझता है, ऐसे तुम्हारे साइंटिस्ट है इसलिए भारत पीछे रहता है। नहीं तो ये दुनिया का पहला पैरासाइकोलॉजी का संशोधन है, आत्मा के फोटो हमने पहली बार लिए। और ये आत्मा के फोटो प्रकरण क्या था, ये मैंने विस्तार से ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया है, भूत इस विषय में, उसमें आप देख सकते हो। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं उनका मूड प्रामाणिक होता है, उनको ये बदमाशी या ठगी ये बातें समझ में नहीं आती। ये समझने के लिए उस ढंग का मूड चाहिए जो हम कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना पड़ता है अपने आप, कि दूसरे लोग ठगी कर सकते हैं, उसको ढूंढने की आदत हमें डालनी पड़ती है। और इसलिए मुझे मैजिकल ट्रिक सीखनी पड़ी, इसीलिए मैंने मैजिक का जो क्लब होता है, संस्था होती है, उसको ज्वाइन भी किया था, उसके कुछ अधिवेशन में गया था, क्योंकि उनके ट्रिक्स वो दूसरे बाहर के लोगों को बताते नहीं है, इसलिए मुझे उनका हिस्सा बनना पड़ा था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि साइंटिस्ट को मूर्ख बनाया जा सकता है अगर किसी साइंटिफिक संस्था ने, सही में साइंटिफिक संस्था ने भी अगर शकुंतला देवी को कोई प्राइज दिया होता, कोई मान्यता दी होती, तो भी शकुंतला देवी को मैं प्रामाणिक मानने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, वो कहती है कि ये टेक्निक है, मैंने आत्मसात किया और मैं फास्टेस्ट हूं, तो मैं उनकी अवश्य तारीफ करता, जैसे मैं पीटी उषा की तारीफ करता हूँ, जैसे जूनियर पीसी सरकार की तारीफ करता हूँ, उसी ढंग से उनकी भी तारीफ करता हूँ।
लेकिन शकुंतला देवी को मैथ्स का भी कुछ आता नहीं। शी इज नॉट अ मैथमेटिशियन, वो मैथ ट्रिक्स जानती है। शी इज मैथमेटिकल मैजिशियन। फास्ट है क्योंकि जिंदगी भर वही काम कर। आप भी हर चीज आत्मसात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल। ये जो गणित की ट्रिक है, क्या यह भारतीय वैदिक गणित है और इसके संदर्भ अथर्ववेद में हमको मिलते हैं, क्या यह सच है? बालू राउत इनका सवाल है। और उसी से जुड़ा सवाल ऐसा है कि अगर शकुंतला देवी में कोई दैवी शक्ति वगैरह नहीं थी, तो फिर उनके जैसे कैलकुलेशन दुनिया में दूसरे क्यों नहीं कर सकते? बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी क्यों नहीं कर सकते? ये सुशांत कौटकर इनका सवाल है। बालू राउत और सुशांत कौटकर। वैदिक गणित है क्या ये? और फिर अगर ये नॉर्मल चीज है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? बालू राउत और सुशांत कवटकर इनका सवाल है। सवाल आपने सुना ही है। देखिए, कल मैं आपके सामने जो विस्तार से बात रखने वाला हूं, तो उसमें मैं वैदिक गणित नहीं लेने वाला था, लेकिन अभी आपने सवाल पूछा है तो वो हिस्सा भी मैं थोड़ा सा लूंगा। अथर्ववेद में वैदिक गणित का उल्लेख मिलता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। वैदिक गणित के नाम पर आप अगर इंटरनेट खोलोगे और उसमें वैदिक गणित ढूंढोगे, तो उसमें कुछ एक शंकराचार्य जी का भी नाम आता है। कल मैं उनका नाम के साथ में ये बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो टेक्निक है, वो टेक्निक ट्रेचनबर्ग जैसा ही। अब ये टेक्निक वैदिक गणित के नाम पर ट्रेचनबर्ग से उठाया या फिर ट्रेचनबर्ग ने वैदिक गणित से उठाया, ये कहना कठिन है। ट्रेचनबर्ग की पूरी हिस्ट्री मैं कल आपके सामने रखने वाला हूं। क्या होता है कि गणित के क्षेत्र में, अभी मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में गए 91 से काम कर रहा हूं, इसका मतलब इतने साल हो गए, यानी कम से कम 30 साल हो रहे। मेरे अलावा मेमोरी टेक्निक्स में पूरे भारत में कोई भी हैरी लॉरेन का नाम नहीं लेता। मैं डे वन से उस किताब का नाम लेकर बोलता हूं, ये हैरी लॉरेन का हाउ टू डेवलप अ सुपर पावर मेमोरी, ये किताब लो और ये सब टेक्निक सीखो। सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में इन टेक्निक का कुछ हिस्सा सिखाया जाता है, लेकिन कोई नाम नहीं लेता है। सबको अपने व्यवसाय की केवल पड़ी रहती है। वहां से टेक्निक उठाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। किताब किताब बता दी तो फिर लोग क्यों मेरे पास सीखने को आएंगे? मैं अकेला आदमी केवल हैरी लॉरेन की किताबें सबको बता रहा हूं कि भाई आप लो, वो किताब लो। कई किताबें हैं उनकी, किताबों की पूरी लिस्ट। वो पहला आदमी है जिसने ये सब टेक्निक्स इकट्ठा किए और बहुत आसान तरीके से मेमोरी टेक्निक्स लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया। और ये टेक्निक की विशेषता ऐसी है कि आप दुनिया की कोई भी चीज 100% एक्यूरेटली याद रख सकते हो, और आपकी गलती हुई तो आपको पता चलता है कि मेरी गलती, यानी उसमें क्रॉस चेक करने की व्यवस्था भी। सेम चीज, अभी सीधी सी बात है, 1985 में जो चीज हम एक माह में ढूंढ पाए, मुझे तो कुछ पता नहीं था, ना ही तब तक शकुंतला देवी का एक भी डेमो मैंने देखा था। पत्रकारों के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैं नागपुर में था ही नहीं तो मैं अवश्य जाता। मैं अपने दौरे पर था। आने के बाद नागपुर के पत्रकारों ने डेमो का वर्णन मेरे सामने किया, और ये सभी मेरे पत्रकार मित्र झूठ बोलने की संभावना नहीं थी, इसलिए मैंने माना कि ये डेमो हुआ।
उन दिनों में, आज जैसा आप डेमो देख सकते हो शकुंतला देवी के, कई डेमोज देख सकते हो, इंटरनेट पर उपलब्ध है, उन दिनों में थे नहीं। तो नेचुरली मुझे उनसे समझना पड़ा कि ऐसा डेमो देती है। अब मुझे बताइए, केवल पत्रकारों ने जो मेरे सामने वर्णन किया कि ऐसा डेमो वो देती है, और जो डेमो का कार्यक्रम होने वाला था 26 मई 1985 को नागपुर में, वो तो हमने ही रद्द करवाया, वो तो हुआ नहीं। केवल उस आधार पर मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन सभी लोगों को कुछ नहीं आता ऐसा नहीं होता है ना, हर क्षेत्र के विद्वान लोग होते हैं, उनकी मैंने सहायता ली। उनको भी ठीक ढंग से पता नहीं था, इसलिए वो किताबें भेजते थे, उसके साथ में उनके नोट्स भेजते थे कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। कुछ मेरे प्राध्यापक मित्रों ने कहा था कि ये वैदिक मैथमेटिक्स होना चाहिए, कुछ ने कहा कि ये रशियन मैथमेटिक्स होना चाहिए, कुछ ने कहा ये जापानीज, जिसमें आज अलग अलग टेक्निक है, कूड़ो कूड़ो कुछ तो भी नाम का भी एक टेक्निक है, वो होना चाहिए। और एक ने ट्रेचनबर्ग का किताब मुझे भेज दिया, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि यही वो टेक्निक है शकुंतला देवी का। वो मुझे, जब सब किताबों का अभ्यास मैं करते गया, जांचते गया, तब मुझे पता चला। तो जो चीज मेरे जैसे कार्यकर्ता 1 माह में ढूंढ सकते हैं 1985 में, उसके बाद भी ये तमाशा पूरे दुनिया में चलता रहा। आज के जमाने में ये माध्यम मेरे पास है, इसलिए मैं आप तक इतना स्पीडीली ये बातें आपके सामने रख सकता हूं। उस जमाने में ऐसा कोई माध्यम नहीं था। हम पेपर्स के सामने भी कुछ कर बताया है तो वो पेपर में चप कर आता था, वही खत्म हो जाता था। दूरदर्शन पर एक आधा कार्यक्रम हुआ, वो वही खत्म हो जाता था, वो कहीं जिंदा नहीं रहता। आज ये पॉसिबल है। आज शकुंतला देवी के कई पुराने इंटरव्यूज, कई उसके डेमोज यूट्यूब से लेकर कई जगह पर उपलब्ध है, हम देख सकते हैं। और इसीलिए आज वो केवल पिक्चर के कारण जिंदा नहीं रहेगी, पिक्चर के कारण उसके तरफ सबका ध्यान गया, और उस कारण उसकी वो दैवी शक्ति और सब आ रहा है। तो उसकी मिथ निकालना ये हमारा काम है, उतना हम करेंगे। इतने बाकी लोगों के ध्यान में कैसा नहीं आया, ये तो मुझे अचरज है ना। अरे थोड़ा सा तो सोच के देखो यार, जो चीज पूरे स्विट्जरलैंड के स्कूलों में सिखाई जाती है आज के जमाने में, वो भी हमें पता नहीं है। स्कूल का हिस्सा है वो टेक्निक्स आज स्विट्जरलैंड की। और वहां के गणितज्ञों का कहना है कि उस कारण बच्चों के मन से गणित का डर निकल गया, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, और जो लड़के पहले बहुत ही निम्न स्तर के माने जाते थे, यानी बुद्धि के स्तर पर, वो बच्चे ऊंचे स्तर के बने, अच्छे इंजीनियर बने, इतनी उनमें रुचि पैदा हो। तो ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं। जिस किताब का मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, ट्रेचनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ये बेस्ट सेलर किताब है, इजीली अवेलेबल है। मेरा 1985 का किताब मैं ढूंढ रहा था, उसकी इतनी अवस्था खराब थी कि उसको खोलना मेरे लिए संभव नहीं था। खोला तो सब कीड़े कीड़े फैल गए। 85 की किताब के हाल क्या हो गए, इतने साल हो गए। तो मैंने नई किताब मंगाई, 2 दिन में मेरे पास किताब आ गई। फिर वो टेक्निक्स मैंने फिर से देखे, उसमें से सब हिस्ट्री निकाली। अब ये 85 की सब चीजें पूरी की पूरी तो आपके ध्यान में नहीं रहती, क्योंकि मैंने इसको एक हद से ज्यादा महत्व नहीं दिया था, क्योंकि शकुंतला देवी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि मैं अभी न्यूयॉर्क जा रही हूँ, फिर से भारत में नहीं आ रही, भारत रहने लायक नहीं। मतलब ठीक है, तेरे को बाहर जाकर लोगों को ठगना है, ठगते बैठ, भारत में मत आ। और उसके बाद में शकुंतला देवी का कोई रेफरेंस कभी मुझे सुनाई भी नहीं दिया। मैं इतने सालों से मुंबई में रह रहा हूं, लेकिन मुंबई में भी उसका कोई रेफरेंस मुझे कभी सुनाई नहीं दिया। शायद उसका तबका अलग है और मेरा तबका अलग है, इसलिए कभी रेफरेंस सुनाई नहीं दिया। ये पिक्चर के बाद ही पहली बार उसका रेफरेंस सुनाई दिया। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए पूरे दुनिया में ये टेक्निक्स क्यों पता नहीं है, इसका मुझे बहुत बड़ा अचरज है।
लेकिन अचरज होने के बावजूद ये अज्ञान कितना बड़ा होता है ये भी मुझे ज्ञात है। अब सीधी सी बात है, जिस स्पेन के आदमी की मैंने बात की, जेवियर, जो इसके साथ में जुड़ गया था, वो कहता है ना मैं तुमको बहुत ऊपर के हाइट्स पे ले जाऊंगा, उसको इस टेक्निक्स की कुछ ना कुछ कल्पना होनी चाहिए। अरे भाई ये फास्ट करती है, इसने इसको मास्टर किया, चलो इसको अपन आगे बढ़ाएं। मुझे नहीं लगता उसके टोटल बर्ताव में और वो जो जिस ढंग से उसको बताया वो ये कोई दैवी शक्ति वगैरह मानता था, नहीं तो उसका व्यवसाय करने का प्रयास भी नहीं करता था इस ढंग से। मैं कहीं ऊपर के स्तर पर आपको ले जाऊंगा, ऐसा वो जो उसने कहा है, हो सकता है शायद ज्यादा के अच्छे टेक्निक्स उसने उसको सुझाए होंगे। ये सब बातें, क्योंकि जो अप्रामाणिक व्यक्ति होते हैं वो अपनी सच्चाई तो कभी उजागर होने देते नहीं। आज अगर शकुंतला देवी होती जिंदा तो आड़े हाथे लेते उसको, वो जिंदा होते हुए पिक्चर आती है तो मैं तो उसके खिलाफ आंदोलन से लेकर सब चीजें ओपन कर देता। लेकिन अभी 2013 में ही वो इस दुनिया से चले गई और बेटी का मूड प्रामाणिक दिखता है, इसके बावजूद बेटी ने ये गड़बड़ तो कर रखी है। हालांकि वो कह सकती थी, जैसा उसने बाकी चीजों के बारे में अपने मत प्रकट किए, वैसे यहाँ मत प्रकट कर सकते थे कि ये टेक्निक्स है, ऐसे मुझे लगता है, उसके कुछ टेक्निक्स माँ ने मुझे सिखाए भी थे। ये बात वो जाहिर तरीके से पिक्चर में कह सकती थी, लेकिन उसने नहीं कहा। शायद उसको बाकी लोगों ने सलाह दी होगी, फिर पिक्चर का महत्व कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। अगर ये बात है तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्टर जो है मेनन, अनुपमा, अनु मेनन, ये अनु मेनन भी इसमें सहभागी है और विद्या बालन भी इसमें सहभागी है इस ठगी में। ये भी इनका हिस्सा है ऐसा मानना पड़ेगा, अगर उनको ये बातों की कल्पना नहीं है तो। मुझे लगता है कल्पना नहीं है तो ये दो डेमो आए कैसे। एक गाने के समय में डेमो आया जो मैंने आपको बताया, पिक्चर का डेमो है, आप फिर से पिक्चर देख सकते हो। और दूसरा डेमो है जो बच्ची एक विजिटर को जवाब देती है, अनुपमा बैनर्जी जवाब देती है, छोटी अनुपमा बैनर्जी जवाब देती है तब का, स्कूली बच्ची होती है तब का। तो ये दो डेमो आए कहां से? इसका मतलब उनको पता है कि ये टेक्निक्स है, लेकिन वो टेक्निक्स नहीं बताना चाहते हैं, वो दैवी शक्ति का ऑरा कायम रखना चाहते हैं। अगर ये बात सच है तो फिर हमको तो दोष देना पड़ेगा अनु मेनन को भी, सोनी पिक्चर्स को भी, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस उनका है, और अमेज़न वितरित कर रहा है तो उनको भी, और फिर विद्या बालन को तो देना ही पड़ेगा कि आप भी इस ठगी का हिस्सा हो, आपकी इच्छा हो ना हो आप ठगी का एक हिस्सा बनी हो। अरे भाई ये टेक्निक्स है और ये टेक्निक्स भारत के लड़कों को सिखाया जाता है। तो आज भारत में सबसे ज्यादा डर का विषय जो दो विषय है, मैं देहात से आया हूं बच्चा, हम छोटे गांव से जो बच्चे आते हैं उनके मन में दो विषयों का बहुत डर होता है, एक होता है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है इंग्लिश। कम से कम मैथमेटिक्स का डर तो निकल जाता है, वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में आ जाता है। और शकुंतला देवी के संबंध तो केंद्रीय मंत्रियों से थे। एक केंद्रीय मंत्री का नाम तो मैं खुद जानता हूं, शंकरराव जे चौहान, जो हमारे सुरक्षा मंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके और शायद अर्थ मंत्री भी रह चुके। अर्थ मंत्री के बारे में मुझे डाउट है, लेकिन गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री तो रह चुके हैं, संरक्षण मंत्री तो रह चुके, और महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। तो एजुकेशनल सिस्टम में भी आ सकता था, पूरे देश का फायदा होता, लेकिन नहीं, खुद के जादुई प्रोग्राम करेगी, पैसे इकट्ठा करेगी और खुद को देवी का अवतार लोगों के सामने एस्टैब्लिश करेगी। इसलिए मैं ठग कहता हूं। मैं हमेशा फर्क करता हूं प्रामाणिक और ठग। मैं हर प्रामाणिक व्यक्ति की, वो अगर सामान्य मजदूर भी है तो उसकी बहुत इज्जत करता हूं। अगर ठग है तो बस बड़े से बड़ा व्यक्ति है तो उसकी भी इज्जत करना मेरे लिए संभव नहीं। तो ये फैक्ट्स है, इसलिए ये ढूंढ नहीं पाए। सीधी सी बात है ना, गणपति दूध कैसे पीता है, क्यों नहीं ढूंढ पाए थे? जब पीकेबी चक्रवर्ती
मुंबई के कमिश्नर थे। मुंबई में एक मेन कमिश्नर होते और विभाग कमिश्नर 4-5 होते। उन्होंने मुझे सुबह फोन कर उठाया और कहा कि आपको ये ढूंढना है, हमने रेड अलर्ट जाहिर किया है। मुंबई में हमको डर है कि ये गणपति दूध पीने के बहाने से लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां बॉम्ब स्फोट किए जाएंगे, इसलिए रेड अलर्ट घोषित किया है पुलिस ने। हमें इसके पीछे का कारण ढूंढना। और उन दिनों में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि मैं मोबाइल वगैरह लेके जाऊं और सबसे कांटेक्ट करते बैठूं, इसलिए मैं घर में बैठा था और घर में बैठे बैठे पुलिस को सूचना दे रहा था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तब के मनोहर जोशी, इन्होंने टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गणपति दूध पीते हैं और मेरे घर के गणपति ने मेरे बीबी के हाथ से दूध पिया। फिर पुलिस का मुझे फोन, सर आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैंने बोला आपने काम किया है, मैं तो घर बैठा था, मैं शाम को बाहर आया, मैं घर बैठा था, ये स्पष्टीकरण मैं दूंगा तो लोग बोलेंगे अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हमेशा ही बोलते हैं। ये स्पष्टीकरण आपकी ओर से जाना चाहिए। आपने ढूंढा है, आपने सब वो पूरा का पूरा दूध निकाल कर, स्पंज में निकाल निकाल कर बादलियों में जमा किया है लोगों के सामने और बोर्ड्स लगवाए। तो ये पुलिस की तरफ से जाना चाहिए। अब पुलिस की तरफ से जाने के बजाय तब के गृह मंत्री, उनके जरिए ये स्पष्टीकरण आया। मुंडे जी, गोपीनाथ जी मुंडे मुख्यमंत्री कहते हैं कि गणपति दूध पिया मेरे बीबी के हाथ से, और गोपीनाथ जी मुंडे कहते हैं कि नहीं, दूध इकट्ठा होता है, हमारे पुलिस ने जगह जगह पर दूध इकट्ठा किया है। रात की न्यूज में ये दोनों के स्टेटमेंट्स थे। अब मुझे बताइए, ये बातें किसी ना किसी को ढूंढनी पड़ती है, वो आए चाहिए तब ये संभव होता है। सरकार के पास, पुलिस के पास कम ताकत की यंत्रणा होती है क्या? जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया चक्रवर्ती के बाद में, वो डीसीपी तो मुझसे झगड़ने लग गए ना, मेरे बीबी के हाथ से दूध पिया करके। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने बीबी पर विश्वास रखेंगे या मुझ जैसे त्रयस्थ व्यक्ति पर विश्वास रखेंगे? जब उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला तो वही वो उत्साह से सब आगे का काम उन्होंने किया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये कई बातें कई लोगों को पता नहीं होती है, इसमें कोई टेक्निक से इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए अचरज लगता है। तो ये जानकारी हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए हर वक्त, तो संभव होगा, हम कहीं ना कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। और आज के जमाने में यह आसान, क्योंकि इंटरनेट जैसा पूरे दुनिया का ज्ञान हम अपने मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल थोड़ा आपने अभी लिया ये टॉपिक, बट फिर भी और अगर डिटेल जोड़ना चाहे तो क्या विद्या बालन शकुंतला देवी की ये रियलिटी जानती होगी? अगर हाँ, तो फिर भी उन्होंने ये फिल्म क्यों की? और क्या हम उन तक ये सच्चाई पहुंचाकर उनको ये सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए नहीं बोल सकते? ये सवाल है हर्षाली लोहकर इनका। और उससे जुड़ा सवाल है अभय कथले इनका, कि अगर लीगली शकुंतला देवी की बेटी आप पे मानहानि का दावा करे तो आप क्या करेंगे? हर्षाली लोहकरे, अभय कथले। हर्षाली लोहकरे और अभय कथले, इन दोनों का सवाल है। सवाल आपने सुना ही। मैं उल्टा सवाल का जवाब शुरुआत करता हूं। अगर ये अनुपमा बनर्जी यानी शकुंतला देवी की लड़की मुझ पर मानहानि का दावा करे तो आप क्या करेंगे? मैं इसको बड़े आनंद से वेलकम करूंगा, क्योंकि सभी की सभी चीजें धोने का मुझे अवसर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वो कभी हिम्मत नहीं करेगी। लिख कर देने के लिए मैं तैयार। ये पूरे फिल्म में एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, गणित को ही ज्यादा महत्व दिया गया। इसके पीछे का कारण भी है कि 1985 में जो तमाशा नागपुर में हुआ, उसकी उसको जानकारी होनी चाहिए। वो इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोजर हुआ, नागपुर में 3 बड़े लोगों का एक्सपोजर हुआ। उसमें पायलट बाबा,
और दूसरा नाम था शकुंतला देवी, सबसे बड़ा नाम। ये केवल नागपुर के पेपर तक सीमित नहीं रहा था, सेंट्रल इंडिया में फैल गया था पूरा। तो जो भाग कर आई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसको नागपुर में अपना कार्यक्रम रद्द कर कर भागना पड़ा, और रहा गणित का सवाल, तो वो सब टेक्निक्स तो मैं सामने रखने ही वाला, वो किताब तो पूरे दुनिया के सामने रखने वाला। तो कैसे वो कहेंगे कि ये दैवी शक्ति से आता था? फिर ये जो तुमने 2 डेमो बताए, वो क्या प्रकार है, जिसका प्रमाण मैंने आज ही आपके सामने दे दिया। पिक्चर में ऑलरेडी है वो टेक्निक के 2 डेमो। इसलिए अनुपमा बनर्जी तो 100% जानती है कि ये टेक्निक्स है, ये कोई दैवी शक्ति, गॉड गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं। कल अगर पीटी उषा कहे कि मैंने इतने मेडल्स लिए, कल उसकी संख्या मैं आपके सामने रखूंगा कि कितने मेडल्स उसने लिए, इतने गोल्ड मेडल्स, इतने सिल्वर मेडल्स और कुछ ब्रॉन्ज मेडल्स उसने हासिल किए एशियाई स्पोर्ट्स में और एशियाई स्पर्धा में सब। तो उसने अगर कहा कि मैं दौड़ती हूं इतने स्पीड से क्योंकि देवी के कृपा से मैं दौड़ती हूं, तो उसके मेहनत की तो पूरी भजिया उड़ जाएगी ना, धज्जिया उड़ जाएगी ना, उसको तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हम पीटी उषा को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि वो मेहनत करती आई है, दौड़ने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो मेहनत करती थी, सुबह से प्रैक्टिस करती थी, इतनी प्रैक्टिस करती थी, ये करती थी, वो करती थी, इसलिए वो स्किल्ड है, हमसे ज्यादा अच्छा दौड़ती है। तो शकुंतला देवी की वैसे तारीफ करने के लिए हम तैयार है ना, कि जिंदगी भर उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अपना समय दिया, अपनी जिंदगी उसमें न्योछावर कर दी, वही काम करते गए। लेकिन वो कहना चाहिए ना कि ये टेक्निक्स है, इतने सुंदर टेक्निक्स है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाऊं, स्कूल के बच्चों के मन से गणित का डर निकल जाएगा, गणित उनको खेल लगने लगेगा। जो काम मेमोरी टेक्निक सिखाकर मैंने बच्चों के मन में तैयार किया, बच्चों को कुछ भी चीजें याद रखना आसान लगने लगा बाद में, पहले याद ही नहीं रहता था, अब उनको आसान लगने लग गया। अब मैंने बहुत कम पैमाने पर यह किया क्योंकि मेरा मेन काम तो अंधविश्वास के खिलाफ का है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साथ साथ में करता हूँ। शकुंतला देवी का तो रात दिन का वो काम था, तो कितना बड़ा काम खड़ा होता उसमें से। तो इसलिए अनुपमा बनर्जी को तो 100% मालूम, विद्या बालन को मालूम होना चाहिए। मैं विद्या बालन को एक अनपढ़ एक्ट्रेस नहीं मानता हूं। कहीं एक्ट्रेस अच्छी होती है लेकिन अनपढ़ होती है, अनपढ़ यानी मैं एजुकेशन के बारे में नहीं कह रहा हूं, दिमाग कम होता है। विद्या बालन को मैंने अच्छे दिमाग वाली एक्ट्रेस मानता हूं। उसके पिक्चर में ये लोग स्क्रिप्ट का जब अभ्यास करते हैं और स्क्रिप्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों स्क्रिप्ट में के यानी स्क्रिप्ट में के ये दोनों अनुभव उसी ने रखे हैं। बच्ची को डेमो देने के लिए प्रवृत्त करने के समय भी वो वहां थी, और गाने में जो बताया गया एक डेमो, तब भी वो गाना वही गा रही थी। और ये लोग तो खुद का पिक्चर तो देखते हैं, तो ये 2 डेमो आए कहां से, ये विद्या बालन को पता नहीं होगा? ये टेक्निक क्या है ये पता नहीं होगा? कुछ तो पता होगा। इसलिए विद्या बालन को सही माने में 100% क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अब ये होता है आर्टिस्ट का, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है, लेकिन वो कभी स्क्रिप्ट में कभी कुछ नहीं करते, सुझाव देते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होगा अंतिमता वो डायरेक्टर का मानते हैं। शायद विद्या बालन ने भी ऐसा किया होगा, तो किया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन बाहर क्या आया? बाहर तो यही आया कि एक चीटिंग का हिस्सा विद्या बालन बन गई, और ये चीटिंग केवल भारत के लोगों का नहीं, पूरे दुनिया का है, पूरे दुनिया भर का चीटिंग है कि उसको गॉड गिफ्ट है, बचपन से अपने आप आता है। ये जवाब दिए हैं फिल्म में, बाहर के इंटरव्यूज में भी आपको मिलते हैं। चंद्रशेखर के साथ में एक इंटरव्यू है, उनके साथ में भी ईशान चंद्रशेखर कुछ तो भी है,
यूट्यूब पर आपको ये इंटरव्यू मिल जाएगा। उसमें भी यही जवाब दिया है शकुंतला देवी, पिक्चर में भी यही जवाब है। तो इसलिए ये ठगी है और ये दोनों इसके हिस्सेदार हो सकते हैं। अब कितने जिम्मेदार है कितने नहीं है ये बात अलग है। रहा सवाल विद्या बालन ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, भाई मैं छोटा आदमी हूं, विद्या बालन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति का कहना उस तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसके बारे में वो लोग सोचेंगे नहीं सोचेंगे, ये उनका काम है। सोचते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये समाज मेरे अकेले का नहीं है, ये भारत केवल मेरे अकेले का नहीं है। अगर ये भारत के लोगों को ठगा जाता है, ये उनका भी भारत है, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप विद्या बालन तक ये बातें पहुंचाइए, ये तो मेरा जाहिर आह्वान ही है कि ये टेक्निक्स है, इट्स नॉट ए गॉड गिफ्ट। नहीं तो बेटी को कैसे आया, बेटी कैसे डेमो दे पाई? बेटी को गॉड गिफ्ट है तो बेटी क्यों नहीं ये धंधा कर पाई, या फिर उसने क्यों नहीं किया? कर पाई नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि वो कर पाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये टेक्निक कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो सकता है शकुंतला देवी ज्यादा फास्ट हो, उससे कम फास्ट आप रहेंगे, लेकिन आप ये सभी डेमोज दे सकते हैं। आप में से हर व्यक्ति दे सकता है। जिसको 7वीं 8वीं तक का प्राथमिक गणित आता है, वैसा हर व्यक्ति ये डेमो दे सकता है। ये केवल मैं कहता नहीं हूं, मैं आपको कल वो किताब और सब चीजें आपको देने वाला हूं। तो इसलिए ये सबके लिए संभव है। रहा सवाल कोर्ट केस का, तो वो तो मेरा काम ही है। अगर कोर्ट केस होती है तो ऐसी चीजों में कोर्ट केस होने का मुझे आनंद होगा। मुझे सभी शकुंतला देवी के ठगी के किस्से दोहराने का मौका उस बहाने मिलेगा। लेकिन ये लोग नहीं जाएंगे, जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। नेक्स्ट। हाँ, आगे का सवाल पूछ सकते हो आप। हाँ, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि शकुंतला देवी ऐसे जवाब देते वक्त हिप्नोटिज्म में जाती हो और उसके कारण ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पाती हो? मृगांक चिंचखेड़े इनका सवाल है। मृगांत चिंचखेड़े इनका सवाल ऐसा है, आपने सवाल सुना ही है कि क्या शकुंतला देवी सम्मोहन में जाकर इन सवालों का जवाब देती हो, इस कारण उसके लिए संभव होता होगा। देखिए, कोई भी एकाग्रता की अवस्था, वो बार बार कहती है कि मुझे एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यानी आप फिल्म में भी देखोगे तो बाकी कुछ लिखने नहीं देती थी वो ब्लैक बोर्ड पे, केवल आंकड़े लिखने को देती थी। वो कहती थी कि मुझे एकाग्रता की आवश्यकता है। तो एकाग्रता के अलग अलग टेक्निक्स है, सम्मोहन भी एक टेक्निक है, मेडिटेशन भी एक टेक्निक है। और वो खुद कहती है कि ज्योतिषियों के फैमिली से वो है, पुजारियों के फैमिली से वो है, मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता हूं। और उस फैमिली से वो होने के कारण उसे ये सब चीजें आई है। तो उसमें ये मेडिटेशन की प्रक्रिया तो आती है, प्रार्थना की प्रक्रिया आती है, तो एकाग्रता का तो उपयोग करती है। हर हर व्यक्ति को जो भी कुछ डेमो किसी भी क्षेत्र का देता है, चाहे आर्टिस्ट हो, अच्छा अभिनय करने वाला हो, चाहे अच्छा सिखाने वाला कोई प्राध्यापक हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई डेमो देने वाला व्यक्ति हो, तो उसको एकाग्रता की तो आवश्यकता होती है। और एकाग्रता की तंद्री की जो अवस्था होती है वो करीबन सबकी एक होती है। आर्टिस्ट की भी हो, सम्मोहन की अवस्था उसको बोल सकते हो आप, क्योंकि अल्फा रिदम की अवस्था वो हो सकती है। और उस अवस्था में कुछ चीजें एकाग्रता से करने के लिए आपको मदद मिलती है। और एक बार ये टेक्निक्स आपको आत्मसात हो गए कि आप ऑटोमेटिक करते हो। जैसे हमने बचपन में अंक पूरे रट लिए, तो हमको सोचना नहीं पड़ता है कि 99 के पहले 98 आता है और 99 के बाद में 100 आता है। ये सोचना नहीं पड़ता है, ये हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। या फिर हम गुनाह करते हैं
तो जितने भी गुना हमको समझो 10 तक अच्छे गुना आते हैं, शायद 21, 22 वगैरह गुना नहीं आते हैं, 21 into 1, 21 into 2 या फिर आगे के नहीं आते, लेकिन 10 तक तो बहुत अच्छे आते हैं। तो ये 10 तक हमको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने एक ज़माने में उसको रट दिया है। तो ये टेक्निक भी वैसी है कि बार-बार जब आप उपयोग में लाते हो, तो ये आपको रटे जाते हैं। वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं और शकुंतला देवी तो बचपन से करते आई ऐसा कहा जाता है। अगर उसको बचपन से कुछ टेक्निक सिखाए गए और बाद में उसने बाकी के टेक्निक्स आगे ऐड करते गई, आत्मसात करते गई। एस्ट्रोलॉजी जैसे उसने देरी से शुरू की। एक-एक चीजें वो आत्मसात करते गई। उस ढंग से वो टेक्निक्स एक-एक ऐड करते गई। तो ये सब टेक्निक्स उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए एकाग्रता की अवस्था इसको डेफिनेटली मदद करती है। इसलिए मैं सम्मोहन अवस्था वगैरह का शब्द का उपयोग करने के बजाय एकाग्रता की अवस्था ऐसा उसका उल्लेख करूंगा। हम भी जब डेमो देते हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स डेमो देते हैं, मेरे साथी डेमो देते हैं, उनको भी एकाग्रता की आवश्यकता होती ही है। वो एकाग्रता से सोचते हैं। जैसे हम में से जब हम निमोनिक्स के डेमो देते हैं, तो 25 एक चीजों के साथ में 50 से 25 एक चीजें लिखी जाती है। आप चीज पूछोगे तो वो नंबर बताएंगे, नंबर पूछोगे तो चीज बताएंगे। 50 एक आंकड़े की संख्या, यानी 100 आंकड़ी भी संख्या हो सकती है। आप ब्लैक बोर्ड पर लिखो, वैसे के वैसे वो याद रख के उसको रिपीट कर कर बताते हैं। सेम लिख कर बताते हैं, लेफ्ट से भी लिख कर बताते हैं, राइट से भी लिख कर बताते हैं, और ये हर व्यक्ति कर सकता है। ये केवल टेक्निक है, हैरी लॉरेन का टेक्निक, मेमोरी टेक्निक। तो ये टेक्निक एक बार आत्मसात करने के बाद, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होने के बाद एकाग्रता की आवश्यकता तो होती ही। हालांकि जब हम एकाग्रता की अवस्था में होते हैं तब सोचना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये जो बात है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा है। और सम्मोहन की अवस्था में अगर हमको जाना है, डीपर सम्मोहन में रहना है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का कम से कम उपयोग करना चाहिए, तो ये संभव होता है। तार्किक विचार करने का हिस्सा नहीं जागृत होना चाहिए। लेकिन जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके इजी बन जाते हैं, आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, जिसको अलग भाषा में कहूँ तो सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर आप उस अवस्था में भी ये कर सकते हो। तो एकाग्रता इस अर्थ से आपने जो सवाल पूछा वो हो सकता है। सम्मोहन शब्द कोई उपयोग में लाए न लाए बात अलग है। हाँ, नेक्स्ट सवाल। थोड़ा एक दो सवाल दूसरे टॉपिक के भी लेते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत ने जो अभी सुसाइड किया और उसको लेके बहुत बातें चल रही है आजकल, तो उसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि जो रिया चक्रवर्ती है उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो ब्लैक मैजिक जैसा करती थी, तो क्या उन्होंने सुशांत सिंह को हिप्नोटाइज करके रखा होगा ताकि वो घर वालों से वगैरह भी अलग हो गए थे? इसके अलावा तो ये एक सवाल है चंदा जी का। दूसरा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने के ऐसे वीडियो यूट्यूब पे फेमस हुए हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? रामकृष्ण वीएनएस इनका सवाल है। तो पहला सवाल चंदा जी का, हिप्नोटाइज किया होगा क्या रिया चक्रवर्ती ने? और दूसरा सवाल रामकृष्ण जी का, आत्मा से बात करने के वीडियो की सच्चाई क्या है? चंदा जी और रामकृष्ण जी, इन दोनों के सवाल है। सवाल तो आपने सुने हैं। तो पहला जवाब ऐसा है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत को हिप्नोटाइज किया होगा? देखिए, उस केस के बारे में इतना पॉलिटिक्स हो गया है और इतनी बातें अनाप शनाप सब माध्यम से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, टीवी पर आ रही है, चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले टीवी पर तो बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपके सामने सभी चीजें। अब मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है ये मैं कह सकता हूं। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं मुंबई पुलिस को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, उनका ट्रेनिंग भी करते आया।
इतनी बड़ी गलतियां वो कर नहीं सकते। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो आया है कि खास कर उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था और करीबन 4 साइकेट्रिस्ट से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिनकी मुलाकातें भी ली है पुलिस ने। बाइपोलर डिसऑर्डर में आत्महत्या करना संभव है, उस विषय की मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, मेरे सिखाने के वो विषय है। रहा सवाल रिया चक्रवर्ती ने इसको सम्मोहित किया होगा क्या, ब्लैक मैजिक करती थी। अब उसने ब्लैक मैजिक किया ऐसा दावा कुछ लोगों ने किया। ये सभी लोगों को महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है, इसके तहत उन पर गुनाह दायर हो सकता है और उनको ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उनको अरेस्ट हो सकती है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया ऐसा दावा करना इटसेल्फ महाराष्ट्र में गुनाह है। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा, एक तो कोरोना जैसी चीजें हैं, पहले ही सरकार दूसरी चीजों में अटकी हुई है, फिर बिहार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई, ये सब चक्कर चल रहे हैं, इसलिए मैंने उस बात को उछाला। इस दुनिया में कोई भी किसी को ब्लैक मैजिक कर नहीं सकता है। ब्लैक मैजिक ये केवल अंधविश्वास का हिस्सा हो सकता है। ब्लैक मैजिक करने की क्षमता किसी में नहीं होती, इसलिए ब्लैक मैजिक तो आउट ऑफ क्वेश्चन। ये रिया चक्रवर्ती का अंधविश्वास हो सकता है या फिर उस पर आरोप करने वाले लोगों का अंधविश्वास हो सकता है, और ऐसे अंधविश्वास तो काफी है और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा है। तो सुशांत बिहार का होने के कारण उसमें भी ये अंधविश्वास हो सकते हैं, दो ही इज अ वेरी ब्राइट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसके बावजूद ये पॉसिबल है। रिया चक्रवर्ती ने उसको हिप्नोटाइज किया होगा क्या? प्रेम ऐसी अवस्था है, कोई हिप्नोटाइज किए जैसी अवस्था है। अगर कोई सही माने में एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो इस अवस्था को हिप्नोटिक अवस्था ही कहा गया है। उस वक्त हम किसी के बारे में सोचते नहीं, किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं, दूसरे का सुनते नहीं, माँ बाप से भी अलग हो जाते हैं। अगर हमारे प्रेम पात्र ने हमको कह दिया कि माँ की बात मत सुनो, पिताजी की बात मत सुनो, वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं, तो वो भी सच लगने लगता है। तो इसके लिए एक्चुअल सम्मोहन की प्रोसेस अमल में लाने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारे जीवन में हम कई बार अलग अलग स्थिति में अनुभव करते हैं। सम्मोहन अवस्था को बीइंग इन लव ऐसा भी कहा जाता है। फ्रॉइड ने ये टर्म उपयोग में लाई थी। फ्रॉइड यानी सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कहा था कि सम्मोहन ये बीइंग इन लव जैसी अवस्था है। पहले वो सम्मोहन का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन जिन स्त्रियों को वो ट्रीटमेंट करते थे उनमें से काफी स्त्रियां उनसे प्यार करने लग जाती थी। तो आगे चलकर उनको डर लगने लग गया कि ये अवस्था, सम्मोहन की अवस्था, ये प्रेम में पड़ने जैसी अवस्था है, इसलिए उन्होंने टाल दिया और बाद में उन्होंने फ्री एसोसिएशन का टेक्निक उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका अनुभव वही कायम रहा। फ्री एसोसिएशन में उल्टा क्या होता था कि ज्यादा सेशंस उस स्त्री के साथ में होते थे, तो कई स्त्रियां उनके बाद में भी प्यार में पड़ते रही। अब विद्वान लोगों के प्यार में अनेक स्त्रियां पड़ती है, ये बात अलग है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, इनके संबंध कैसे थे, वो एक दूसरे के साथ में कितना प्यार करते थे, नहीं करते थे, हमको उसके बारे में फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं, सुनी सुनाई बातें। तो ये हो सकता है कि वो इतना उसके अधीन चली, यानी सुशांत राजपूत इतना अधीन चला गया रिया चक्रवर्ती के
कि वो अपने माँ बाप की भी ना सुने, माँ बाप से भी संपर्क ना करे, ये भी संभव है। और बायपोलर डिसऑर्डर अगर है उसको पता है, जब 4-4 साइकियाट्रिस्ट के पास वो जा रहा था और चारों साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट्स हैं, तो डेफिनेटली वो डरता भी होगा कि इसकी जानकारी सबको ना पता चले। बायपोलर डिसऑर्डर में बहुत जल्दी-जल्दी मूड स्विंग होते हैं। एक तरफ डिप्रेशन और दूसरी तरफ मैनिया। मैनिएटिक बर्ताव, बहुत उत्साह से जो बर्ताव किया जाता है, और डिप्रेस बर्ताव, ये दोनों के मूड स्विंग होते रहते हैं। इसलिए इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अगर वो होगा और ये बात सही होगी, और जब पुलिस के रिकॉर्ड में ये बात आई है और पुलिस ने ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी रखी है, तो इसका मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब रखते हैं तब 10 बार सोचकर रखी जाती है बातें। तो डिसऑर्डर अगर है, तो डिसऑर्डर के कारण भी ये हो सकता है कि अपनी ये बातें माँ-बाप को पता ना चले। बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ-बाप को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अगर अड़चन में हूँ, दुःख में हूँ, तो माँ-बाप बहुत अस्वस्थ हो जाएँगे, उनको बुरा लगेगा, इसलिए भी ये हो सकता है। रिया के प्रेम में वो बहुत है, इसलिए भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ सम्मोहन की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2, ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ हो नहीं सकती है। अगर ब्लैक मैजिक का कोई आरोप करता है, तो उसको महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत उस पर केस दर्ज हो सकती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उसको अरेस्ट भी हो सकती है, और शिक्षा है कम से कम 6 माह प्लस 5,000 रुपीस। बाकी कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता है। ब्लैक मैजिक का आरोप महाराष्ट्र के एरिया में किया है, इतना ही सिद्ध करना पड़ता है। अगर कोई टीवी चैनल ये ब्लैक मैजिक का आरोप बताता है, तो टीवी चैनल पर भी ये लागू होता है, और वहां के एंकर से लेकर तो संपादक पर ये केस दर्ज हो सकता है। तो आपने जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब मैंने दिया है। नेक्स्ट। हाँ, विनय गजदाने और निशांत इंगोले, इनका सवाल है कि प्रशांत भूषण जी पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? अ, विनय गजदाने और निशांत इंगोले, और इसी से जुड़ा एक सवाल गगन भाटिया जी ने भी पूछा है कि ऐसा लगता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह से वल्नरेबल हो? आपने सवाल सुना है, तीनों के नाम भी आपने सुने हैं, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं। प्रशांत भूषण जी की केस एक ऐतिहासिक केस है, जो एक इतिहास निर्माण करने जा रही है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत ताकतवर बनाने में इसका बड़ा हिस्सा रहने वाला है। कैसे किसी को इम्यूनिटी दी जा सकती है इस दुनिया में? आज के जमाने में लोकतंत्र में प्राथमिक जो भी हमारे हक है, उसमें विचार की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में आए वो आप बकना शुरू करें। आप जो कहते हो आपका स्वतंत्र विचार हो सकता है, विचार आप स्वतंत्र रख सकते हो, लेकिन जब कभी आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हो, किसी संस्था के बारे में बोलते हो, तो अट्रैंडम बोलने का आपको अधिकार है। ये जो विचार की स्वतंत्रता प्रकट करने का आपको अधिकार है, वो कुछ जिम्मेदारियों के साथ में आता है। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोलते हो तो आपको प्रमाण देना चाहिए। अगर आप किसी संस्था का नाम लेकर बोलते हो तो प्रमाण देना चाहिए। और जैसे आप सबने प्रशांत भूषण केस के बारे में सुना होगा, प्रशांत भूषण जी कोई मेरे पहचान के नहीं है।
उनके कुछ साथी मेरे अच्छे पहचान के हैं, लेकिन वे खुद पहचान के नहीं। लेकिन आप जैसा मैं भी उनको सुनते रहता हूँ, उनके काम को इतने सालों से जानता हूँ, और जिन ट्वीट के आधार पर उन पर ये केस दर्ज की गई, कोर्ट की अवमानना की केस, वो कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते समय उन्होंने सब के सब प्रूफ सामने रखे, यानी उसमें दो चीजें मेन है। एक, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनमें आधे से ज्यादा करप्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारे नागपुर के, सबके हमारे पहचान के चीफ जस्टिस बोबड़े। अब नागपुर का हर व्यक्ति उनको जानता है, मैं बेसिकली नागपुर का, तो मैं भी जानता हूं। बड़े बोबड़े जी से तो मेरी अच्छी पहचान भी थी, उनसे कई बार मिला भी था। तो बोबड़े जी एक मोटरसाइकिल पर बैठे और उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया। ये दोनों चीजें उसमें सम्मिलित है। अब ये दोनों के बारे में कहने का अधिकार है भाई। इंडिया का चीफ जस्टिस मोटरसाइकिल पर शान से बैठा है और वो फोटो बाहर आ रही है, तो उसके बारे में मुझे कुछ कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री की बीबी अगर महाराष्ट्र में किसी डांस प्रोग्राम कर रही है, तो उसके बारे में बोलने का जैसा मुझे अधिकार है, इसके बारे में भी बोलने का अधिकार है। शायद हो सकता है मेरी अपेक्षा हो कि मुख्यमंत्री जी के बीबी ने ऐसा डांस अमिताभ बच्चन के साथ में नहीं करना चाहिए, ये अपेक्षा गलत हो सकती है। मैं अगर संभ्रांत शब्दों में इस बात को रखता हूं, तो ये अधिकार मुझे है। वैसे इंडिया के चीफ जस्टिस किसी मोटरसाइकिल पर बैठे और उनकी फोटो ऐसी आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा पद है। ये देश के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो है, जो स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री इक्वल इंपॉर्टेंस है उसको। तो ऐसे पद के व्यक्ति की कुछ गरिमा होनी चाहिए, ऐसा अगर मुझे लगता है। और ये छिछोरापन, मोटरसाइकिल पर बैठे और शान से उसका फोटो खींचकर डाल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बारे में मत व्यक्त करने का मुझे अधिकार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट पर कहां टिप्पणी। कल अगर हमारे प्रधानमंत्री 10 बार अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, तो गांधी जी के भारत में मुझे अच्छा नहीं लगता। इंग्लैंड में, लंदन में गोलमेज परिषद का नियम था कि सूट बूट पहने बगैर वो परिषद को नहीं जा सकते। वैसे तो ब्रिटेन के किसी होटल में भी सूट बूट के बिना प्रवेश नहीं रहता था। गांधी जी धोती पहनकर ही गए, ऊपर का आधा हिस्सा खुला छोड़ के। मैं ऐसा ही आऊंगा। गोलमेज परिषद बहुत महत्व की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो वैसे गए और ब्रिटिश साम्राज्य झुका कि चलो भाई तुम्हारे लिए हम अपवाद करते। उस देश में हमारे प्रधानमंत्री 10 बार कपड़े चेंज करते हैं, तो मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता, तो मुझे बोलने का अधिकार है। हाँ, संयत शब्दों में मैंने कहना चाहिए, प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की गरिमा कायम रखकर मैंने बोलना चाहिए, यहां तक ठीक है। तो ये गरिमा कायम नहीं रखी, ऐसा तो प्रशांत भूषण जी ने किया नहीं, बोबड़े जी को कोई गालियां दी नहीं, छिछोरा कहा नहीं है। और जो रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो उन्होंने प्रमाण दिए हैं और वो प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे। किस जज ने कैसे भ्रष्टाचार किया, इसके प्रमाण दिए। तो ऐसी स्थिति में उनमें अवमानना की केस डालना, ये तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगर किसी संस्था पर कोई आक्षेप करता है, आक्षेप लेता है, तो उस संस्था का काम क्या है, वो आक्षेप सही है कि नहीं ढूंढो।
अगर सही है तो करेक्ट करो, अगर सही नहीं है तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कहकर आगे निकलो। ये अवमानना की केस डालकर सुप्रीम कोर्ट के जिस भी जज ने ये निर्णय लिया होगा, चाहे चीफ जस्टिस ने ये निर्णय लिया होगा, वैसे तो चीफ जस्टिस के निर्णय के बगैर ये हो नहीं सकता है, तो ये उन्होंने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। या फिर उनको अगर पता होगा कि प्रशांत भूषण जी ने जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप किए हैं पूर्व जजेस पर, जिसमें कुछ मुख्य न्यायमूर्ति भी रहे हैं, तो उनके साथ में उनको हिसाब चुकाना होगा कि चलो इनके नाम आएंगे, उनके बारे में चर्चा होगी, इनका भ्रष्टाचार उजागर होगा। ऐसे विचित्र अवस्था में सुप्रीम कोर्ट अभी फंसा है। और प्रशांत भूषण जी ने जो भूमिका ली है उसकी मैं तारीफ करता हूं। भाई मैं माफी मांगने वाला नहीं, मैंने जो कहा समझ बूझकर कहा है, गुड फेथ में कहा है। यानी प्रशांत भूषण जी का उद्देश्य क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ठिकान में, सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी उच्च संस्था में एकमात्र आशा का स्थान जो है आज देश में, ऐसी संस्था में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होता है तो वहां से दूर होना चाहिए, ये बोलने का उनको अधिकार है, नैतिक भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी। अब अगर वो बोलते हैं वो गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट को सिद्ध करना चाहिए। केवल हम आपके बारे में बोल नहीं सकते, हमारे बारे में आप बोल नहीं सकते हो, ऐसा कर कर नहीं चलेगा। और इस प्रावधान का वो फायदा भी उठाते होगे तो उसको नैतिक आधार नहीं। कल जाकर उनको अगर पनिशमेंट दी गई, और वो तो डिगने वाले नहीं है, प्रशांत भूषण जी को जितने लोग जानते हैं वो सब कहते हैं कि वो डिगने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है, जेल में जाएंगे लेकिन नहीं हटेंगे। और उन्होंने गांधी जी का ही उदाहरण दिया। निड़ी के सत्याग्रह के बाद में जब गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कब्जे में लिया, उन पर केस चली, तब न्यायमूर्ति खुद कहते हैं कि तुम जमानत लो। मैं नहीं जमानत लूंगा, ना मैं माफी मांगूंगा, आपको मुझे शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन मैं नहीं माफी मांगूंगा, मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप जो भी शिक्षा देंगे मैं अमल में लाऊंगा। वहां उन न्यायमूर्ति के इतने हाल होते कि उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, वो जमानत के बगैर ही उनको छोड़ देते। यानी जमानत लेनी चाहिए, ये नियम है, इसके बावजूद जमानत के बगैर उनको छोड़ देते। तो वो स्थितियां सुप्रीम कोर्ट की आ गई। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको शिक्षा देगी, यानी शिक्षा तो ऑलरेडी तय की है उन्होंने, क्या देगी, अगर कुछ भी देगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा बदनामी होगी। प्रशांत भूषण जी एक हीरो कर कर उभर कर आएंगे, आज ही आ गए हैं, उससे ज्यादा आएंगे और निखर कर आएंगे, और भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट बहुत अड़चन में आ गया, और कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट का बर्ताव ज्यादा अड़चन में आने वाला ही रहा है। यानी राम जन्मभूमि के जो भी निर्णय हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे लगता है कि वो निर्णय एक बार हुआ, अच्छी बात हो गई। कम से कम इस देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े को खत्म करने का एक मौका इस बहाने आ गया, ऐसा मैं मानता हूं। इसके अलावा कोई निर्णय करना भी कठिन था, ये भी मैं समझता हूं। लेकिन बाकी चीजों में सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से निर्णय ले रहा है, तो जो इस देश के लोकतंत्र के बारे में सोचने वाले व्यक्ति है, और उनमें से मैं एक हूं। मैं तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर कर जेल में गया था, तब तो केवल विद्यार्थी था। मेरे एजुकेशनल पर भी उसका पूरा एजुकेशनल करियर पर भी उसका असर हुआ। 10-11 महीने जेल के अंदर रहा, छूटने के बाद भी मुझे कोई कॉलेज परमिशन, यानी कॉलेज एंट्री नहीं दे रहा है, एडमिशन नहीं दे रहा है। मेरे ही खुद के कॉलेज के, जिस कॉलेज का मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, हीरो माना जाता था, सभी प्राध्यापक मुझसे बहुत प्रेम करते थे,
उसी कॉलेज के प्राचार्य मुझसे कहते हैं कि तुम जैसे देशद्रोही को मैं मेरे कॉलेज में प्रवेश नहीं दूंगा और कहीं भी तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरी इमरजेंसी खत्म होने तक तो मैं कहीं पढ़ भी नहीं सका। तो मैंने यवतमाल में रसवंती शुरू कर दी थी। तो जब विद्यार्थी था तभी स्वतंत्रता के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ वर्धा में पोस्टर्स लगाए। 25 जून को इमरजेंसी घोषित हुई, 26 को हमको पता चला, 26 के रात को पोस्टर्स लगाए और 27 को अंदर चले गए। तो इसलिए मुझे तो बोलने का अधिकार है ही। तो ये स्वतंत्रता के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इसलिए मैं तहे दिल से प्रशांत भूषण जी का समर्थन करता हूं। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि ये गरिमा का क्या फिर? ये जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा है उसका क्या? अरे भाई, भ्रष्टाचार के आरोप करने से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा खत्म होती है कि भ्रष्टाचार खत्म करने से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा टिकेगी? आरोप नहीं किए ना, केवल उसके साथ में उन्होंने प्रूफ्स दिए है ना, वो प्रूफ्स को आप नकारिए, फिर भेज दीजिए लगे तो प्रशांत भूषण जी को जेल में। ये प्रूफ्स झूठे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सिद्ध किए ना, करिए ना, उसको तो हाथ ही लगाने को तैयार नहीं। केवल आपने ट्वीट्स किए, केवल आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, इसलिए हम आपको अंदर भेजेंगे। ये तो किसी को जचने वाला नहीं है, पटने वाला नहीं है, कोई स्वीकारने वाला भारत में है। तो इस बुरी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो मित्रों, इस बहाने सुप्रीम कोर्ट की भी परीक्षा हो रही है और भारतीय जनता के लोकतंत्र के प्रेम के की भी परीक्षा हो रही है। हम कितना अपने लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, इसकी भी परीक्षा हो रही है। और प्रशांत भूषण जी का सबने समर्थन करना चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला हूं इस भूमिका के बारे में, इस मुद्दे के बारे में। तो मित्रों, अभी अपना तय समय 11 बज एक रहे एक हैं, पूरा हो रहा है। एक सवाल जो हमने लिया था, हमेशा की तरह मैं आपको आह्वान करूंगा कि ये जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। 6 महीने बाद लाइव हो रहा है और बेल आइकॉन भी दबाइए। एक एक जो सवाल था हाँ सुशांत सिंह राजपूत का, हाँ उसमें वो आत्मा वाली बात रह गई थी बोलनी। हाँ, अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे जो ठीक वीडियो है, वो आया लेता हूँ। आत्म हाँ, हाँ, वो किनका था अ, अभी सवाल? नहीं याद। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं एक सवाल लेकर यहाँ रुकने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे छूट गया उसका जवाब देना। सबसे महत्व की बात ऐसी है कि YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, बड़े पैमाने पर इस वीडियोस को शेयर भी कीजिए। हो सकता है तो रा, विद्या राम बालन और रामकृष्ण रामकृष्ण वीएनएस इनका सवाल था। ठीक है, ठीक। हाँ, हो सकता है तो उसके डायरेक्टर के पास, उनके प्रोड्यूसर्स के पास, विद्या बालन तक ये सब बातें पहुंचाई हैं कि वो कैसे ठगी का समर्थन कर रहे हैं। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कीजिए, बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। अब ये जो सवाल रह गया था रामकृष्णन जी का, उसका जवाब देना रह गया है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का भूत आया था और उसका वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर हो रहा है। इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं। और ये सुशांत सिंह राजपूत का भूत लाने वाले जो लोग हैं, जो दावा करते हैं, वो ठग है, बड़े ठग है। हालांकि उन पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज हो सकती है। मैंने पहले ही कहा, ये कोविड का वातावरण होने के कारण वहां ज्यादा चीजें करने के कोई मूड में नहीं है, ना सरकार है ना हम लोग है। और वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मुद्दा है टोटली पॉलिटिकल बन गया है, तो इसलिए भी। लेकिन ये वीडियो जब तक रहेगा यूट्यूब पर तब तक उस पर केस की जा सकती है। जब भी हमारा काम शुरू होगा जादू टोना विरोधी कानून का, प्रचार प्रसार का और बाकी सब चीजों का, तब भी इस पर केस की जा सकती है। और जिन लोगों ने ये आत्मा लाने का ढोंग रचा है,
सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा के साथ में बात करने का ढोंग रचा है, उन सबको जादू टोना विरोधी कानून के तहत जेल भेजा जा सकता है और वो हम अवश्य करेंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा सरकार का इंपॉर्टेंस कोविड-19 को है। पूरी यंत्रणा इसी काम में जुटी हुई है और अभी संख्या भी बढ़ रही है। तो इसलिए वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम भी नहीं दे रहे, सरकार भी नहीं दे रही। लेकिन ये सब बातें झूठी होती है, ढोंग होता है, लोगों को ठगना होता है, कभी किसी की आत्मा किसी के शरीर में नहीं आती है। और बहुत विस्तार से सब मैंने भूत शरीर में आना इस विषय में ये बातें आपके सामने रखी है। श्याम मानव चैनल पर यूट्यूब पर आपको सब ये बातें मिल जाएगी। तो मित्रों अभी 11:06 हो रहे हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। कल शार्प 8 बजे शकुंतला देवी पार्ट 2 में हम मिलेंगे और बाकी सब चीजें बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और बाकी आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।